जय श्री राधे। मैं आचार्य प्रशांत कौशल आज आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। इससे पहले मैंने आपको 26वें श्लोक में तदीषु तस्तत्र गताः पापिनः साक्षात् व्ययाधीश दशाश्वपि, इनके आधार पर हम किस प्रकार मारक ग्रहों का निर्णय करते हैं इसे मैंने आपको बताया था। आज इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले श्लोक था 26 नंबर का, अलाभे पुनरेतेषां संबंधेन व्ययेषितुः क्वचिच्छुभानां च दशा स्वष्टमेष दशासु च। अब इसमें अन्य मारक ग्रहों का वर्णन किया गया है। तो 3 के बारे में मैं आपको पहले बता चुका था। अब इसी से आगे हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं 3 संयुतः के आधार पर किस प्रकार हम मारक ग्रहों का निर्णय करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बताया है, इन सभी मारक ग्रहों की दशाधिक की संभावना आयु खंड में ना दिखाई पड़े तो इस क्रम से विचार करें जो इससे पहले बताया जा चुका है। यदि उनकी दशा अंतरशा आयु खंड में नहीं पड़ रही तो फिर इसके आधार पर देखें। क्या देखें फिर उसके बाद में कि सप्तमेश के साथ पड़े ग्रह जो मारक स्थान में हो या फिर नीच अस्त आदि दोषों से युक्त हो। सप्तम भाव के साथ में कोई ग्रह स्थित है, या तो वो मारक स्थान में ही स्थित हो तो उसकी दशा अंतरदशा में मृत्यु संभव है, नहीं तो वो अन्यत्र कहीं भी स्थित हो लेकिन वो नीच अस्त होकर सप्तम भाव के स्वामी के साथ स्थित होगा तो उसकी दशा अंतरदशा में भी जातक की मृत्यु की संभावना रहती है। इसी प्रकार द्वादश भाव के स्वामी के साथ यदि कोई ग्रह मारक स्थान में ही स्थित है तो उसकी दशा में या फिर कहीं अन्यत्र भी स्थित है और यदि वो स्थित होने वाला ग्रह नीच या अस्त आदि दोष से युक्त है तो भी उसकी दशा अंतरदशा में मृत्यु संभव होगी। फिर इसके बाद में इन्होंने बताया है कि यदि केंद्र के स्वामी जन्म कुंडली में गुरु और शुक्र होते हैं और यदि गुरु या शुक्र के साथ में कोई भी ग्रह यदि सप्तम भाव में स्थित होता है या द्वितीय भाव में स्थित होता है या द्वादश भाव में स्थित होता है तो उसकी भी दशा अंतरदशा में मृत्यु संभव होती है। या फिर अन्यत्र कहीं भी स्थित हो जाए, यदि ये केंद्राधिपत्य के दोष से युक्त हैं और कहीं अन्यत्र भी स्थित हो जाए, लेकिन वह शर्त यही है वो ग्रह नीच या अस्त हो तो वो मारक ग्रह संभव होगा। इसके बाद में फिर इन्होंने इसी प्रकार द्वादशे से समझें कि द्वादश भाव के स्वामी के साथ में यदि कोई मारक स्थान में स्थित हो जाए या फिर अन्यत्र नीच अस्त होकर स्थित हो जाए तो भी वह मारक होगा। इनमें से जिसकी दशा, जो यहाँ पर 4 उदाहरण बताए हैं, इनमें से जिसकी दशा आयु खंड में पड़े वही प्रबल मारक होगा। यदि आयु खंड में कई ग्रहों की दशा आती हो तो मारकों के बलाबल के आधार पर बली मारक की दशा में मरणप्रद समझना चाहिए। अब यहाँ पे इसे समझें, यदि आयु खंड चल रहा है किसी का और उसी समय पे कई प्रकार से अंतर्दशाएं मारक ग्रहों की आ जाए, सप्तमेश की आ जाए, सप्तमेश के संबंधी ग्रह की आ जाए या फिर द्वितीय के साथ पड़े हुए ग्रह की आ जाए तो वहाँ पर बलवत्ता के आधार पर जो सबसे अधिक बलवान हैं उसके आधार पर मरण कारक ग्रह समझना चाहिए। बलवत्ता हमें पहले बताया जा चुका है कि द्वितीय भाव से सप्तम भाव को प्रबल मारक स्थान माना गया है, इस आधार पर समझना चाहिए। फिर इसके बाद में बताया गया है संबंधेन व्ययेषितुः, यदि अभी तक जो बताए गए हैं यदि उनकी दशा अंतरदशा भी आयु खंड में ना पड़े तो फिर संबंधेन व्ययेषितुः के आधार पर हमें मारक ग्रह का निर्णय करना चाहिए एवं उनकी दशा अंतरदशा हमें देखनी चाहिए। तो इसे हम कैसे देखते हैं, तो इसमें सबसे पहले बताया गया है कि सप्तमेश के संबंधी ग्रह जो मारक स्थान में स्थित हो अथवा नीच अस्त आदि दोष से युक्त हो। इससे पहले बताया गया था कि मारक स्थान में ही मारकेश के साथ स्थित हो या फिर अन्यत्र कहीं नीच अस्त आदि से दोष से युक्त हो। अब यहाँ पर जो बताया गया, यहाँ पर चतुर्विध संबंध को ग्रहण किया है। चारों प्रकार के संबंधों में से किसी भी प्रकार का संबंध ग्रह बना रहा हो, मारक ग्रहों के साथ में चतुर्विध संबंध में से अन्य कोई भी ग्रह किसी भी प्रकार का संबंध बना रहा हो और यदि वही ग्रह मारक स्थान में स्थित हो जाए
यदि कोई ग्रह मारक स्थान में स्थित है और वो सप्तम भाव के स्वामी से चतुर्विध संबंधों में से किसी भी प्रकार का संबंध बना रहा हो तो उसकी दशा अंतरशा मृत्यु संभव है, या फिर नीच या अस्त आदि दोष से युक्त हो। यदि संबंध नहीं बना रहा और वो सप्तम भाव में स्थित है, मारक स्थान में स्थित है, तो अब वो नीच अस्त आदि दोष से युक्त हो तो भी इसकी दशा अंतरशा में मृत्यु कहनी चाहिए। इसी प्रकार द्वितीय भाव के स्वामी के साथ में कोई चतुर्विध संबंध बना रहा है, यहाँ पर आवश्यकता नहीं है कि द्वितीय भाव का स्वामी या सप्तम भाव का स्वामी साथ में स्थित हो, केवल उनसे संबंध बना रहा हो। जैसे लग्न में सप्तम भाव का स्वामी बैठा है और यहाँ पे सप्तम भाव में कोई ग्रह बैठा है, तो आपस में दृष्टि संबंध बना रहे तो भी इस ग्रह की दशा अंतरशा में मृत्यु संभव होती है एवं कहनी चाहिए। या फिर क्षेत्र संबंध बना ले, एक दूसरे की राशि में बैठ जाए तो भी मृत्यु संभव है। या फिर यदि ये संबंध भी नहीं बना रहे तो भी यदि मारक स्थान में आकर यदि ये नीच हो जाए या फिर अस्त हो जाए तो भी इन्हें मारक समझना चाहिए। इसी प्रकार केंद्रेश गुरु और शुक्र के साथ समझना चाहिए कि यदि केंद्र स्थान के स्वामी गुरु एवं शुक्र हैं और इनसे यदि कोई संबंध बना रहा है कोई ग्रह, और यदि वो सप्तम भाव या मारक स्थान में स्थित है या फिर वो नीच अस्त होकर स्थित है तो भी मृत्यु आदि तुल्य कष्ट देते हैं। इसी प्रकार द्वादश भाव से समझना चाहिए। द्वादश भाव के स्वामी के साथ में कोई चतुर्विध संबंध बनाकर मारक स्थान में स्थित है तो मृत्यु देने में सक्षम है, या फिर वो ग्रह नीच अस्तादि के किसी दोष से युक्त होकर सप्तम भाव में स्थित है तो भी मृत्यु आदि फल देने में सक्षम होते हैं। फिर इसके बाद में बताया गया है अष्टमेश दशासुचा। यदि जो ऊपर बता दिए गए हैं पूर्वोक्त, यदि इनकी भी दशा अंतरशा आयु खंड में नहीं पड़ती तो अगले वाले यानी अष्टमेश दशासुचा के आधार पर मृत्यु कारक ग्रहों को समझना चाहिए। इसे हम कैसे समझेंगे कि अष्टमेश यदि मारक स्थान में हो अथवा अन्यत्र बैठकर नीच अस्तादि के दोष से युक्त हो तो भी अपनी दशा अंतरशा मृत्यु देने में सक्षम होता है। यानी अष्टम भाव का स्वामी यदि मारक स्थान में स्थित हो या फिर अन्यत्र कहीं नीच अस्तादि के दोष से युक्त हो तो भी वह अपनी दशा अंतरशा में मृत्यु देने में सक्षम होता है। इसी प्रकार एकादश भाव का स्वामी मारक स्थान में स्थित है या फिर अन्यत्र कहीं भी नीच अस्तादि दोष से युक्त है। इसी प्रकार षष्ठम भाव का स्वामी यदि मारक स्थान में स्थित है या फिर अन्यत्र कहीं भी नीच अस्त आदि दोष से युक्त है तो इसे भी समझना चाहिए। इसी प्रकार फिर तृतीय भाव का स्वामी यदि तृतीय भाव का स्वामी मारक स्थान में स्थित हो या फिर अन्यत्र कहीं भी नीच अस्त आदि दोष से युक्त हो और यदि आयु खंड में यदि इनकी अंतरशा आदि पड़ती है तो उसमें भी मृत्यु समझना चाहिए। इसके बाद में इन्होंने बताया है जो ऊपर बता दिए गए हैं अभी तक, यदि इनका भी समय आयु खंड में ना पड़े तो फिर अगले वाले को समझे क्वचित शुभा नाम चाहिए। फिर इसके आधार पर मारक ग्रह का निर्णय करें। कोई भी शुभ ग्रह हो जो मारक स्थान में स्थित हो, कोई भी शुभ ग्रह मारक स्थान में द्वितीय सप्तम द्वादश में स्थित है तो फिर उसकी दशा अंतरशा में मृत्यु समझे। या फिर कोई भी शुभ ग्रह त्रिकोण आदि सहित कोई भी शुभ ग्रह जन्म कुंडली में यदि नीच अस्त आदि किसी दोष से युक्त है तो फिर यदि उसका समय आयु खंड में पड़ रहा है तो उसमें भी मृत्यु की संभावनाएं रहती हैं। 26वें श्लोक में यहाँ तक बताया गया था। अब इससे आगे 27वें श्लोक का भी थोड़ा सा सूक्ष्म अर्थ है, इसे भी समझें। केवलानां च पापानां दशासु निधनं क्वचित् कल्पनीयं बुधैन्द्रणां मारकाणां दर्शने। अब यहाँ पर बताया गया है, ऊपर बताए गए योग थे यदि वो भी आयु खंड में ना पड़ती हो तो इससे भी समझें केवलानां च पापानां, केवलानां च पापानां की भी यदि दशाएं आती हैं अंतरशाएं आती हैं तो इनमें भी मृत्यु समझें। इसे कैसे समझें? केवल शब्द का अर्थ बताया है कि भावे सत्व से पापी होना, मतलब अष्टम भाव का स्वामी कहीं भी उच्चतम भी स्थित है, उच्च राशि में भी स्थित है तो भी वह जातक को आयु खंड के समय पर यदि उसकी अंतरशा पड़ती है तो वो अवश्य ही मृत्यु तुल्य मृत्यु आदि कष्ट देगा। या फिर केवलानम एकादशेश, केवल एकादशेश उच्चतम हो चाहे किसी भी मतलब केवल पापी स्थान यानी एकादश स्थान, षष्ठम स्थान, तृतीय भाव एवं अष्टम भाव के स्वामी यदि कहीं उच्च राशि में भी स्थित हैं
तो भी यदि इनका समय यदि आयु खंड में पड़ता है तो ये मृत्यु देने में पूर्ण रूप से सक्षम है। यही इस 27वें श्लोक का भावार्थ है। इसमें हमें अभी तक जो बताया गया इसका निर्णय यही है कि सबसे पहले आप जिसका आयु का निर्णय कर रहे हैं उसकी सबसे पहले आयु देखें कि आयु इस जातक की कितनी है, मध्यम आयु है, अल्पायु है या दीर्घायु है। सबसे पहले आयु का निर्णय करें, उसके बाद में यह निर्णय करें कि यदि इसकी दीर्घायु सिद्ध हुई है, अल्पायु सिद्ध हुई है या फिर मध्यम आयु सिद्ध हुई है, तो उस समय पर जब आयु खंड समाप्त होने को है उस समय पर दशा अंतरदशाएँ किसकी चल रही हैं। अभी तक जो दशा अंतरदशाएँ बताई गई हैं उनमें से देखा है कि जो सबसे प्रबल दशा अंतरदशा पड़ रही है मारक ग्रह की, तो उसकी दशा अंतरदशा में जातक की मृत्यु होगी। यदि किसी निर्बल जैसे उत्तरोत्तर बलवत्ता के आधार पर हमें कई बार बताया गया कि सब चतुर्थ से सप्तम, सप्तम से दशम, तो इसी प्रकार यहाँ पर उत्तरोत्तर बलवत्ता के आधार पर ही दशा अंतरदशाओं का भी निर्णय करें। यदि सप्तमेश के दशा अंतरदशा आती है तो वो प्रबल मारक होगा, उससे कम द्वितीयेश, उससे कम द्वादशे। तो इस प्रकार उत्तरोत्तर बलवत्ता के आधार पर मृत्यु का निर्णय करें। अब इसके बाद में 28वें श्लोक में शनि के विशेष मारकता का वर्णन किया गया है। इसे हम आगामी वीडियो में समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे।